पेनलेस एंडोस्कोपी कैसी होती है? लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंडोस्कोपी एंड पेनलेस एंडोस्कोपी? नहीं, द वे ऑफ डूइंग इट बेसिकली हैज़ चेंज अ लॉट नाउ। जैसे एंडोस्कोपी दो तरीके से होती है, एक लोकल एनेस्थीसिया से होती है। जैसे एंडोस्को अगर किसी हाई रिस्क पेशेंट है या एनेस्थीसिया नहीं लेना चाहता तो या फिर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है। अपनी लाइफस्टाइल में चेंजेस नहीं लेके आने हैं, बट जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुँच सो उसके लिए सर आप क्या बताना? बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब इसमें डाइट और लाइफस्टाइल दो चीज़ों का है। पहला सबसे पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज इन वट एवर फॉर्म दे वांट, कि मतलब कि चाहे तो वॉकिंग। That's good. क्योंकि सर ये जब चीज़ें कब सीवियर बन जाती हैं हमें इम्पैक्ट पता नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे अब फैटी लीवर क्यों आज की डेट में इतना ज़्यादा मतलब उभर के आ रहा है। पहले अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ वॉज वन ऑफ द मेजर रीज़न। जो भी है वो हमारे डॉक्टर को क्लियर ट्रांसपेरेंट बताएं। डेफिनेटली, लाइक यू शुड, इफ़ यू आर गोइंग टू डॉक्टर यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर। दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो हर किसी के घर में इशू क्रिएट होता है, पर कोई बात करने से डरता है उस बारे में। हमारा पेट खराब हो गया है, डाइजेशन इश्यूज है। ये हर किसी की रोज़ाना लाइफ में, डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं कि इश्यूज होते हैं, पर हम बात नहीं करते या हम नॉर्मल मेडिकल शॉप में जाके उसकी मेडिसिन लेके ट्रीटमेंट ले लेते हैं खुद से। पर डॉक्टर को दिखाना कब ज़रूरी है, पेट का दर्द कब सीवियर बन जाता है, हमें पता भी नहीं पड़ता है। आज हम ऐसे ही टॉपिक पे बात करेंगे। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर निवेश सीरा सर, जो कि एक जीआई एंड लिवर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने 5,000 से ज़्यादा एंडोस्कोपी सर्जरीज़ की हैं अपनी लाइफ में, एंड इतने पेशेंट्स को उन्होंने ट्रीट किया है जिसका कोई जवाब नहीं है। आज उनसे जानते हैं उनके पेशेंट्स की हिस्ट्री और डे टू डे लाइफ में जो हमारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं रिलेटेड टू आर गैस्ट्रिक इश्यूज़। आज हम उस पर बात करेंगे। लेट्स गो अहेड। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू। सर कैसा लग रहा है शो पे आके? अच्छा लग रहा है, डिफरेंट एक्सपीरियंस है। That's good. I hope it's your first podcast, sir. या Great, great, sir. But interviews वगैरह आपने पहले दिए हैं, right? इंटरव्यूज़ बहुत बार दिए हैं, पॉडकास्ट फर्स्ट है। पॉडकास्ट फर्स्ट है, ग्रेट सर। शुरू करते हैं सर आज पहले क्वेश्चन से, जहाँ पे हम ये जानना चाहते हैं कि पेशेंट्स को जो लिवर की बीमारी होती है उसके अर्ली साइंस या सिम्टम्स कैसे पता पड़े? लीवर की बीमारी जनरली अगर बात करी जाए तो उसके साइंस एंड सिम्टम्स बहुत वेग होते हैं। एक तो कॉमनली जो देखने को मिलता है, जो सबसे कॉमन सिम्टम होता है जॉइंटिस, पीलिया जिसे कहते हैं। पीलिया अपने आप में आंखें पीली हो जाती हैं, भूख कम हो जाती है, हेपेटाइटिस का एक कॉमन साइन एंड सिम्टम्स है, तो बहुत कॉमन बीमारी है। ये जनरली पकड़ में आ जाती है। पर जॉइंटिस हेपेटाइटिस के अलावा जो अन्य बीमारी है या जिसे कहना चाहिए कि जो साइलेंट किलर रहती है, जैसे कि आजकल फैटी लीवर बहुत ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहा है ना। अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ जो होती है, लोगों में अल्कोहल कंजम्पशन है, फिर ओबेसिटी के कारण भी फैटी लीवर और ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। कुछ अन्य रेयर बीमारियां होती हैं जो धीरे 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 लीवर को डैमेज करती है। इनके कोई मेजर सिम्टम्स नहीं होते। अर्ली सिम्टम्स मे बी जस्ट वेगली की, मतलब थकान जल्दी होना, ये सारी चीज़ें होना। ओके, सो बेसिकली जिसको थकान जल्दी हो जाती है या जनरली ये जो सिम्टम्स आप बता रहे हैं, ये सारे सिम्टम्स पे व्हेन दे शुड रियलाइज कि एग्जैक्टली दिस इज द टाइम वेयर आई नीड टू कंसल्ट द डॉक्टर। लीवर, अगर फैमिली में कोई लीवर मतलब लीवर रिलेटेड बीमारी की कोई हिस्ट्री है, ओबेसिटी है, डायबिटिक पेशेंट है, क्रोनिक अल्कोहल इनटेक की किसी की हिस्ट्री है, मतलब जिस अल्कोहल एडिक्शन है, या फिर फैमिली में ऑटोइम्यून हेपेटाइटिस जैसे होता है कि ऑटोइम्यून बीमारियों की कोई हिस्ट्री है, या यंग एज में बार बार जॉइंटिस हो रहा है उनको, तो उनको अपना लीवर का टेस्ट बेसिकली एलएफटी जो बहुत कॉमनली करी जाती है वो करा के देख सकते हैं आजकल। और इसमें भी क्योंकि आजकल लाइफस्टाइल बहुत बदल गई है। पहले फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती थी, आजकल सीडेंटरी लाइफस्टाइल है। फिजिकल एक्टिविटी इन द सेंस ऑफ एक्सरसाइज और ये सारी चीज़ें भी बहुत देखा जाए तो माइनर प्रोपोर्शन ऑफ, मतलब ये लोग हैं जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं या अपनी लाइफ स्टाइल या डाइटरी हैबिट्स पे ध्यान देते हैं। तो इन लोगों को इसलिए अब रूटीन हेल्थ चेकअप्स वगैरह अपन देखते हैं आजकल कॉमनली होने लगे हैं।
तो उसमें अगर किसी का LFT डिरेंज हो रहा है या फिर जैसे मैंने बताया कुछ बीमारियां डायबिटीज़ वगैरह इन सब की किसी की हिस्ट्री है, फैमिली हिस्ट्री है, तो इन लोगों को डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। सिम्टम्स वेगली की थकान, सिर्फ थकान, थकान अगर प्रॉपर स्लीप नहीं हो रही, रिकवरी नहीं हो रही, बहुत वेग सिम्टम्स है, सिर्फ थकान के लिए लीवर का टेंशन नहीं लेना चाहिए, है ना। बेसिकली ओवरऑल अगर बाकी लाइफ स्टाइल और ये सारी चीज़ें हैं तो डेफिनेटली लीवर में जो नैश या मैफल्ड जो कहते हैं कि फैटी लीवर डिसीज़ या नॉन अल्कोहलिक स्टीटोहेपेटाइटिस, ये आजकल कॉमनली देखने को मिल रहा है। तो जो हाई रिस्क पेशेंट्स हैं या मतलब जिनमें होने की संभावना ज़्यादा है, उनको डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। होना चाहिए। एंड सर ये गैस्ट्रिक से रिलेटेड ही आता है, एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी में डिफरेंस क्या है? एंडोस्कोपी, अपर जी एंडोस्कोपी की बात करें, अपर जी एंडोस्कोपी बेसिकली फुट पाइप, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट देखने के लिए जांच करी जाती है। जैसे कई लोगों को एसिडिटी की तकलीफ होती है, पेट में छाले होने की संभावना होती है, गैस्ट्राइटिस, सिम्टम्स इसके जैसे ब्लोटिंग होती है, खट्टे पानी के डकारे होना, पेट में जलन होना, अ, या फिर अन्य कोई इस टाइप के इश्यूज एसिडिटी रिलेटेड अगर बार बार फेस कर रहे हैं तो उनमें अपर जी एंडोस्कोपी करी जाती है। कोलोनोस्कोपी बेसिकली लार्ज इंटेस्टाइन की जांच है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन है, मोशन में किसी का ब्लड आ रहा है, बाउल हैबिट्स रेगुलर नहीं है, बार बार दस्त लग रहे हैं, तो इन सब पेशेंट में, या कोलोन कैंसर की हिस्ट्री रही हो, तो इन सब में कोलोनोस्कोपी करी जाती है। तो ये दो अलग अलग तरीके की एंडोस्कोपीज़ हैं, बेसिकली बोथ कम अंडर एंडोस्कोपी। एक अपर जी एंडोस्कोपी होती है, एक कोलोनोस्कोपी कोलोनोस्कोपी होती है, होती है। सो कोलोनोस्कोपी इज अ लोअर पार्ट लोअर पार्ट, एंड एंडोस्कोपी इज अ अपर अपर पार्ट। पार्ट। ओके, वेरी गुड सर। सो सर बेसिकली जो आपके पास पेशेंट्स आते हैं जनरली अपर जीआई एंडोस्कोपी के, सो उनकी कोई एक हिस्ट्री है जो बेसिकली आपको लगता है बहुत मेजर थी एंड बेसिकली अपर जी एंडोस्कोपी आज की डेट में एक देखा जाए तो डायग्नोस्टिक मोडालिटी है। जैसे सोनोग्राफी, रूटीन ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं, इसी तरीके से अपर जी एंडोस्कोपी काफ़ी फ्रिक्वेंटली आज की डेट में हो रही है, क्योंकि GI रिलेटेड डिसीजेस या सिम्टम्स काफ़ी ज़्यादा कॉमनली देखने को मिल रहे हैं। अब ये क्यों देखने को मिल रहे हैं? क्योंकि जैसे बात करिए अपन ने, लाइफ स्टाइल लोगों की चेंज हो गई, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है, बेसिकली लोगों का डाइजेशन स्लो हो गया है, और ये डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज काफ़ी कॉमनली देखने को मिलते हैं। ब्लोटिंग, पेट में भारीपन काफ़ी कॉमन है। बहुत बहुत ज़्यादा हो जाता है हाँ, सर। GERD आज के डेट में गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज जैसे कहा जाता है, या खट्टे पानी के डकारे, छाती में जलन होना, ये सारी चीज़ें काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रही हैं। पेट में दर्द होता है तो भी, क्योंकि कई बार इनमें जिनको लंबे समय से पेट संबंधित बीमारियां चल रही हैं, तो उनमें एंडोस्कोपी इसलिए बेटर होती है क्योंकि कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनको अगर जल्दी पकड़ लिया जाए तो उसका इलाज बहुत अच्छी तरीके से करा जा सकता है। पर एक आध दिन किसी का पेट दुख रहा है, एक आध दिन किसी के पेट में एसिडिटी हो रही है, उनकी एंडोस्कोपी की जरूरत जनरली नहीं है। नहीं रहती ओके। ज़रूरत। सो जनरली सर ये जो ब्लोटिंग आ जाती है इसका मेजर रीज़न क्या होता है? मतलब जैसे आपने बोला ऑब्वियसली फास्ट फूड खा लेते हैं, जंक फूड या अल्कोहल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाता है। सो व्हाट इज़ बेसिकली द आई कैन से ब्लोटिंग बेसिकली एक सिम्टम है। पेट में भारीपन लगना, खाना खाने के बाद पेट फूल जाना, ब्लोटेड फील करना, दैट इज़ अ ब्लोटिंग। ब्लोटिंग के अलग अलग रीजंस हो सकते हैं। जैसे डायबिटिक पेशेंट्स में डायबिटिक गैस्ट्रोपेरेसिस होती है, जनरली आंतों की चाल स्लो हो जाती है, उस कारण से उनके पेट में भारीपन रहता है। अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन लंबे समय से हो रहा है तो उनमें अपने को ब्लोटिंग देखने को मिल सकती है। एक स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवरग्रोथ करके एक टर्मिनोलॉजी रहती है, जिसमें छोटी आंत में हल्का सा जो अपने हेल्दी बैक्टीरियाज रहते हैं उनका बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, उस कारण से गैस फॉर्मिंग कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो गैस ज़्यादा बनाते हैं, उसके कारण पेट में भारीपन लग सकता है। उसके अलावा अगर पेट में एसिडिटी किसी की ज़्यादा बन रही है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो उन लोगों को ब्लोटिंग की दिक्कत लग सकती है। तो ये बहुत सारी चीज़ें, अलग अलग बीमारियों का एक कॉमन सिम्टम ब्लोटिंग होता है। तो ब्लोटिंग इसलिए काफ़ी कॉमनली देखने को मिल रहा है आजकल, क्योंकि बेसिकली लो फाइबर डाइट हो रही है, फाइबर इनटेक प्रॉपर नहीं होता, फिजिकल एक्टिविटी नहीं होती, तो बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं। जब बाउल मूवमेंट स्लो हो जाते हैं तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती है, कॉन्स्टिपेशन, स्लो अपना GI ट्रांजिट, और एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, ये सारी चीज़ें, रिफ्लक्स, तो इन सब में ब्लोटिंग एक कॉमन सिम्टम है। अगर देखा जाए तो मेरी प्रैक्टिस में अगर GI रिलेटेड अगर कंप्लेंट के साथ पेशेंट आता है तो 60 to 70% ऑफ द पेशेंट, 60 से 70% मरीज ब्लोटिंग की कॉमन कंप्लेंट होती है। तो देन यू हैव टू सर्च कि मतलब कॉन्स्टिपेशन है इनको, कि एसिडिटी रिलेटेड है, कि डायबिटीज़ की हिस्ट्री है,
सर जो बेसिकली हमारे जनरली डेली लाइफ में जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है या हम कई बार बोलते हैं ब्लोटिंग हो गई है, सो ऐसे केसेस में हम जनरल लोग ये करते हैं कि मेडिसिन एक लेने के लिए हम मेडिकल शॉप में चले गए या हमने इनो यूज़ कर लिया, नींबू पानी पी लिया। सो ये चीज़ें करना सही है या डॉक्टर को विजिट करना चाहिए या ये समझना चाहिए कि कब सीरियसनेस हो रही है हमारी इशू के? वंस इन अ वाइल एसिडिटी ब्लोटिंग ये बहुत कॉमन इश्यूज हैं। कहीं बाहर अगर कभी थोड़ा बहुत खाने में हो जाता है तो भी ब्लोटेड फील करते हैं और गैस्ट्राइटिस जैसी चीज़ें हो सकती हैं। तो हर बार डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मोस्टली जैसे घर पे कॉमन रेमेडीज़ लोग ले लेते हैं, इनो ले लेते हैं, अगर उससे ठीक हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। पर नींबू पानी गड़बड़ हो जाता है। नींबू पानी सिट्रिक एसिड बेसिकली, हाँ, हाई एंड सिट्रिक एसिड, तो उससे और गैस्ट्राइटिस ज़्यादा बढ़ जाता है। सो नींबू पानी जनरली हमें नहीं पीना चाहिए जब गैस्ट्रिक इश्यूज हो? हाँ, अगर किसी को एसिडिटी की तकलीफ़ है, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, तो नींबू पानी अवॉइड करना चाहिए। ओके। और सर ये जब ज़्यादा ब्लोटिंग हो जाती है या एसिडिटी का कंसर्न आ जाता है, सो आप क्या सजेस्ट करेंगे घरेलू नुस्खे जो बेसिकली घर पे लोग अप्लाई कर सकें? बेसिकली थोड़ा सा डाइट मतलब चेंज करके देख सकते हैं। जैसे बटर मिल्क या दही ले सकते हैं, थोड़ा सॉफ्ट डाइट ले सकते हैं जो इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। डोसा, इडली वगैरह हो गया। अगर फर्मेंटेड चीज़ें बेसिकली अगर आप ले रहे हो जो इजीली डाइजेस्ट होती हैं, तो दे आर लाइट ऑन योर स्टमक एंड यू माइट स्टार्ट फीलिंग बेटर। तो कुछ दिन के लिए लो फाइबर डाइट और ये सारी चीज़ें ट्राई करके देख सकते हैं अगर ब्लोटिंग की ओके, प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेट। सो कम से कम ये नुस्खे लेके हम थोड़ा-सा तो फ़ील बेटर करेंगे। पर मैंने सुना था सर एक ये चीज़ कि घी भी लिया जाता है पानी में उससे? गाँव में बहुत सारे लोग और मतलब पुराने बुज़ुर्गों के नुस्खे हैं, किसी पे काम करते हैं, किसी पे नहीं काम करते हैं। तो घी का तो एज़ सच कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है, बट मतलब क्योंकि घी इज़ बेसिकली फैट, तो मतलब दैट विल बी हैवी टू डाइजेस्ट, मतलब उसमें दिक्कत दिक्कत होगी होगी, राइट, अगर राइट। लेंगे तो वो फिर। जनरली शायद बोलते हैं कि मॉर्निंग में उठ के घी पीना चाहिए तो पता नहीं शायद आपका पेट साफ़ रहता है या कुछ? उनको बेसिकली वो एक वो है, घी सब चिकना कर देगा तो बॉल जल्दी क्लियर हो जाएगा, वो वाला कंसेप्ट है, बट ऐसा होता नहीं है। है ना? अंदर से बहुत सारी म्यूकस प्रोडक्शन रहता है, मतलब बॉडी भगवान ने जैसा बनाया है दैट इज़ सफिशिएंट, मतलब ल्यूब्रिकेशन हो रहा है अंदर। यू डोंट नीड टू हैव मतलब कि अलग से घी पिए कोई या तेल पिए। सो सर आपके पास जैसे जनरली पेशेंट्स आते हैं तो वो जब ये बीमारियों से लेके आते हैं तो आपको क्या-क्या सिम्पटम्स बताते हैं कि हमें क्या-क्या कंसर्न्स हो रहे हैं? बेसिकली गैस्ट्रोएंटरोलॉजी मतलब बहुत वास्ट है। इसमें जैसे लीवर और पैनक्रियास सारी चीज़ें होती हैं, बट अगर सिर्फ डाइजेस्टिव रिलेटेड इश्यूज़ की बात करें तो सबसे ज़्यादा कॉमनली अभी कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग होता है लोगों को, जो गर्ड वाला जो GERD जिसे कहते हैं, रिफ्लक्स डिसीज़, पेट में जलन होना, छाती में जलन होना, खट्टे पानी के डकारे आना, ये बहुत बेसिकली कॉमन सिम्टम्स हो गया। खाना नहीं पचना, पेट में भारीपन रहना, बार बार मोशन जाना, एक बार में पेट साफ़ नहीं होना, ये सब बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। और मेजॉरिटी ऑफ दीज इश्यूज़ आर, कुछ लोगों में होता है दिक्कत की ट्रांजिट स्लो है, पर मेजॉरिटी में उनकी लाइफस्टाइल सही नहीं है एंड दे डोंट, मतलब वो उस पे नहीं करते हैं। उनको ये चाहिए रहता है कोई दवाई लें और सब ठीक हो ठीक जाए। हो जाए। मतलब उन्हें अपनी लाइफ़स्टाइल में चेंजेस नहीं लेके आने हैं बट जब प्रॉब्लम बढ़ जाती है तो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास पहुँच गए। सो उसके लिए सर आप क्या बताना चाहेंगे कि कौन-सी चीज़ें करी जाएँ जिससे बेसिकली ये सब कंसर्न्स आपको आने ही नहीं चाहिए? जैसे अभी आपने बात की थी डाइट की चेंज करने की। बेसिकली क्या होता है कि जैसे एक तो फिज़िकल एक्टिविटी, मतलब इसमें डाइट और लाइफस्टाइल दो चीज़ों का है। पहला, सबसे पहला होता है फिजिकल एक्टिविटी, एटलीस्ट 40 to 50 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज, मतलब 40 से 50 मिनट की एक्सरसाइज इन वट एवर फॉर्म दे वांट, कि मतलब कि चाहे तो वॉकिंग कर लें तेज़, चाहे स्विमिंग कर लें, चाहे रनिंग कर लें, जॉगिंग कर लें, जिम चले जाएँ, 40 to 50 मिनट्स एटलीस्ट 4 to 5 डेज, 4 से 5 दिन हफ्ते में ये होना चाहिए। उसके अलावा डाइटरी हैबिट्स में बेसिकली अपने यहाँ थोड़ा सा फूड हैबिट्स ख़राब है। कई लोग 2 बार मील लेते हैं, कई कोई 1 बार मील लेता है, टाइमिंग फिक्स नहीं होता कब खाना है। तो बेसिकली स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स जो एक कंसेप्ट है कि मतलब ब्रेकफास्ट प्रॉपर्ली लेना है, फिर ब्रेकफास्ट के बाद लंच लेना है, लंच के बाद एक स्मॉल स्नैक मील बीच में ले सकते हैं 4-5 बजे के आसपास, फिर खाना जो है सोने के 2-3 घंटे पहले लेना है। एंड देन व्हाट यू आर ईटिंग दैट ऑल्सो मैटर्स, कि क्या खा क्या रहे हो, है ना? ऐसा नहीं है कि ठीक है स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स में आप कुछ भी ले रहे हो, आप कभी कुछ ले रहे हैं, कभी कुछ ले रहे हैं। तो बैलेंस डाइट जो होती है, इंडिया में जनरली प्रोटीन इंटेक बहुत कम है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक बहुत ज़्यादा है, फाइबर इंटेक वेरिएबल है, कोई ले रहा है कोई नहीं ले रहा है। तो बेसिकली चाहें तो इसको मतलब कोई डाइटिशियन से कंसल्ट कर सकते हैं, नेट पे बहुत सारा आपको मिल सकता है।
और बेसिकली ये होता है कि फाइबर इंटेक आपका अच्छा होना चाहिए, फ्रूट सलाद और ग्रीन वेजिटेबल लीफी वेजिटेबल ज़्यादा लेने हैं, कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जितनी ज़रूरत है उतनी रखनी है, और प्रोटीन इंटेक बढ़ाना है। फ़ैट ऑलमोस्ट जो भी खाते हैं उसमें फ़ैट जितना ज़रूरी है 30% करीब फ़ैट चाहिए होता है, वो आराम से बॉडी को मिल जाता है। राइट, वेरी गुड। एंड सर बेसिकली ये भी बोला जा, ये जो आजकल लोग इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ अ डिफरेंट कंसेप्ट। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग जो आपके बॉडी में इसका क्या है कि इंसुलिन स्पाइक्स आपके कितने होते हैं, तो उसके कारण मतलब आपका वेट गेन और ये सारी चीज़ें होती है। जब इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं तो आपके इंसुलिन के स्पाइक्स कम हो जाते हैं, तो उसमें वेट लॉस होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। पर इंटरमिटेंट फास्टिंग इज़ गुड व्हेन यू मतलब इन्हें डन इन अ प्रॉपर वे। पर उसको बिना समझे लोग सिर्फ ये रहता है 12 घंटे खा रहे हैं, 12 घंटे नहीं खा रहे हैं, या 8 घंटे खा रहे हैं, बाकी टाइम नहीं खा रहे हैं। तो इसमें आप जो खा रहे हो जिस विंडो में क्या खा रहे हो वो मैटर करता है। इसके साथ क्योंकि फास्टिंग से साथ कुछ इश्यूज होते हैं, जैसे प्रोलॉन्ग फास्टिंग में गॉल ब्लैडर स्टोन्स बन सकते हैं, है ना। दूसरा गैस्ट्राइटिस बन सकता है, जिनको एसिडिटी या गैस्ट्राइटिस वाली दिक्कतें हैं, तो उनमें प्रोलॉन्ग फास्टिंग में इंक्रीज दो सिम्टम्स। तो किसको करना है किसको नहीं करना है, दे शुड हैव प्रॉपर नॉलेज कि मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है और कैसे करना है। बिना समझे कोई भी मतलब डाइट फॉलो करने में दिक्कत हो सकती है। सो जब बेसिकली यदि कोई भी इंटरमीडिएट फास्टिंग पे जा रहा है और उसको कुछ भी सिम्टम्स जो आप बता रहे हैं आ रहे हैं, सो उसके लिए या तो डाइटिशियन से फॉलो करें। हाँ, प्रॉपरली जिसको डाइट का पूरा नॉलेज हो उनसे एक बार समझें डाइट के बारे में, और सर्टिफाइड डाइटिशियंस होते हैं उनसे समझ के कैसे लेना है, क्या लेना है उस विंडो में, क्या नहीं लेना है, देन दे कैन फॉलो दोज डाइट्स। सो अकॉर्डिंग टू यू इंटरमीडिएट फास्टिंग इज गुड फॉर द हेल्थ। या मतलब इंटरमिटेंट फास्टिंग अगर किसी को वेट गेन है, डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ की शुगर भी इवन कंट्रोल हो जाती है। अब लोगों को रहता है कि हम डायबिटीज़ में पेशेंट डायबिटिक पेशेंट है, ज़्यादा देर खाली पेट नहीं रह सकते, तो ऐसा नहीं है। मतलब बहुत सारे मिसकंसेप्शंस रहते हैं, बट मतलब प्रॉपर एक डाइटिशियन की गाइड लेके या किसी न्यूट्रिशनिस्ट से मिलके ये सब चीज़ें इजीली फॉलो कर जा सकती फॉलो की जा सकती है, दैट्स ग्रेट। एंड जो सर बेसिकली बहुत सारे ये इंटरमीडिएट फास्टिंग में जाते हैं या जनरली हम रेगुलर लाइफ में, अभी आपने बोला कि हम फूड हैबिट्स मिस आउट कर देते हैं। सो फॉर एग्जांपल ब्रेकफास्ट हमने मिस कर दिया, हम सोच रहे हैं लंच कर लेते हैं, या हम डिनर मिस आउट कर देते हैं और जिससे हमारे इश्यूज क्रिएट होने लग जाते हैं। बेसिकली आजकल फास्ट लाइफ स्टाइल हो गई है, लोगों की वर्किंग जो पैटर्न है वो बदलते जा रहा है। बिज़ी ज़्यादा हो गए हैं लोग, अपने खाने पीने पे और फिटनेस पे ध्यान नहीं दे पाते हैं। वर्क पैटर्न डिफाइन नहीं होता, कभी कोई कहीं जा रहा है, कोई ऑफिस में, हाँ, सिटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो उस कारण से ये सारी चीज़ें होती हैं। कुछ चीज़ें अपन मैनेज नहीं कर सकते पर कुछ चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। तो बेसिकली ब्रेकफास्ट इज़ द फर्स्ट मील व्हाट यू टेक आफ्टर ओवरनाइट फास्टिंग, तो दैट हैज़ टू बी प्रॉपरली टेकन। बहुत लोग ये होता है कि ब्रेकफास्ट स्किप करके देन दे गो फॉर लंच, लंच का टाइम फिक्स नहीं होता, तो ये सारी दिक्कतें होती हैं। तो इसमें जो भी डाइटरी पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, तो डाइटरी पैटर्न्स अगर टाइमली अगर कोई खाना खा रहा है, टाइमली सारी चीज़ें कर रहा है, तो उसको ये सारे इश्यूज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। ओके, वेरी गुड सर। एंड आई बिलीव यदि ये चीज़ लोग फॉलो करने लग जाएं तो पेशेंस कम हो जाएंगे हमारे पास। हाँ, वो ठीक है, वो अलग चीज़ है। इसके साथ डाइट डाइट के साथ रिकवरी, बेसिकली स्लीपिंग टाइम जो होता है ये भी बहुत ज़रूरी है, जो लोग मिस आउट करते हैं। बेसिकली आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, लोग यहाँ से रह के यूएस बेस्ड कंपनीज़ में जॉब कर रहे हैं, तो उनका लाइफ स्टाइल, मेरे काफ़ी सारे पेशेंट्स ऐसे हैं जो जिनका कोई साइकिल सर्काडियन रिदम पूरा डिस्टर्ब्ड है, बायोलॉजिकल क्लॉक उनको ही नहीं समझ में ऊपर आता। नीचे है, राइट, बिकॉज ऑब्वियसली वर्किंग पैटर्न्स, नाइट शिफ्ट्स हैं हाँ, कोई। तो रात को उनका वर्किंग आवर्स रहता है, तो उनको समझ नहीं आता ब्रेकफास्ट किस समय करना है, लंच कब कर रहे हैं और डिनर कब कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आप प्रॉपर 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, 7 to 8 आवर्स की स्लीप ले रहे हो, और प्रॉपर आपका लाइफ स्टाइल और डाइटरी हैबिट्स फॉलो कर रहे हो, तो मेजॉरिटी ऑफ दीज जीआई प्रॉब्लम्स विच कैन बी अवॉइडेड, ये सारी चीज़ें अवॉइड करी जा सकती हैं। दैट्स ग्रेट। ये सर क्योंकि आज हमने ये जो पॉडकास्ट रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, ये उसका रीज़न ही यही है कि जो हम एक गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट के पास या डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे पास इतना टाइम फ्रेम ही नहीं होता कि हम इतनी बात करके समझ पाएँ कि क्या हमें लाइफ में फॉलो करना चाहिए। यदि ये चीज़ हम फॉलो करने लग जाएंगे तो माइट बी दे विल हैव अ रिजोल्यूशन इन देयर लाइफ।
सर खाना खाना क्या हमारी गट हेल्थ को अफेक्ट करता है? हाँ, डेफ़िनेटली मतलब कि आप क्या खा रहे हो उस हिसाब से अफ़ेक्ट रहते हैं। अच्छा खाओगे गट पे अच्छा इफ़ेक्ट पड़ेगा, अगर खाने में गड़बड़ करोगे तो गट पे बैड इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे जंक फूड, फ़ास्ट फूड ये सारी चीज़ें आती हैं तो डेफ़िनेटली लोग डाइजेस्टिव इश्यूज़ से फ़ेस करते हैं। और अगर हेल्दी लाइफ़स्टाइल और हेल्दी डाइट अगर फ़ॉलो कर रहे हैं तो देयर मतलब सिस्टम अच्छा काम करता है, इश्यूज़ कम होते हैं। ऑलराइट। एंड सर जो जनरली अभी हम बात कर रहे थे खाने पीने के बारे में, बहुत सारी चीज़ों के बारे में। सो कई बार हम घर में रखा हुआ 3-4 दिन पुराना खाना भी खा लेते हैं, 2 दिन पुराना भी खाना खा लेते हैं, या रोटी हमने बनाई है घर में रखी हुई है तो वो हमने 2 दिन या एक कल रात की बनी हुई है तो हमने आज दिन में खा ली वही। सो क्या वो आपकी गट हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है? डेफ़िनेटली अगर मतलब खाना पुराना है और मतलब इन्हें पहले का रखा हुआ है और ख़राब हो गया है तो इट माइट लीड टू इन्फेक्शन जी। और जो जनरली अपन सुनते हैं फूड पॉइजनिंग जो सुनते हैं, ये बेसिकली क्या होता है जब स्टोर्ड खाना जो रहता है अगर वो रखा हुआ है उसमें इन्फेक्शन मतलब कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन चले गया और उसमें टॉक्सिन्स अगर रिलीज़ हो जाते हैं तो ये फूड पॉइजनिंग या जीआई इन्फेक्शन के रूप में देखने को मिलता है। जो बाहर का खाना जनरली सुनते हैं कि बाहर होटल में खाना कर खाया ट्रैवलिंग करी तो बेसिकली होटल्स में जो लेफ़्ट ओवर्स रहते हैं उसी को यूज़ करते हैं कई बार, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। घर का खाना खा के जनरली कभी दस्त लगते नहीं देखे मैंने। ओके। सो जनरली जब आप बाहर का खाते हो या 1 दिन पुराना या 2 दिन पुराना आप खा रहे हो तो दैट विल अफेक्ट। ओके। एंड सर जो आजकल खानों में ये वाला सिनेरियो चल रहा है कि ये प्रिजर्वेटिव्स बहुत सारे आ गए हैं। हाँ, प्रिजर्वेटिव्स डेफिनेटली दे आर बैड फॉर गट हेल्थ। मतलब बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स मतलब यानी उनके वैरायटी मतलब ऐसे ऐसा अपन पॉइंट आउट नहीं कर सकते, पर जो प्रोसेस्ड फूड होता है या प्रिजर्वेटिव्स जिनमें ज़्यादा एडिड होते हैं ये गट हेल्थ को डिस्टर्ब करते हैं, माइट लीड टू समटाइम्स इरिटेबल बॉल सिंड्रोम्स और ये सारी चीज़ें के रूप में देखने को मिलता है। पेट में दर्द होना, मरोड़ होना, पेट साफ नहीं होना, दस्त लगना। तो ओवर द टाइम ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं से गट हेल्थ को ओके। अफेक्ट करती है। और सर जो आजकल जैसे हम ये फ्राइड चीज़ें बहुत ज़्यादा खाने लगे हैं, या समोसे कचौरी बहुत खा लेते हैं। इवन घर पे जो हम आजकल वो आ गया है जो पैकेट में आ जाता है, हमने फ्राई करा और खा लिया। सो सम हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर गट हेल्थ? प्रोसेस्ड फूड या ये सैचुरेटेड फैट वाले जितनी भी चीज़ें हैं तो अल्टीमेटली ये गुड फैट बैड फैट में आता है ना। तो ये सारा जैसे ऑयल होते हैं, रिफाइंड ऑयल्स होते हैं, कुछ ऑयल जो जैसे एमसीटी ऑयल्स आर गुड। कई ऑयल्स मतलब बॉडी को फैट भी एक लिमिट तक चाहिए होता है, पर उससे ज़्यादा अगर जाता है तो दैट गेट इज स्टोर इन मतलब एज अ फैट इन द बॉडी। जब फैट बॉडी में स्टोर होता है, लीवर पे स्टोर होता है, तो उसके इफ़ेक्ट्स होते ही होते हैं। और फ्राइड और ये सारी चीज़ें जो होती हैं डाइजेशन में भी इश्यूज़ करती हैं। कभी कभार कोई चीज़ें आप खा रहे हो कभी नुकसान नहीं करेगी, पर कितना फ्रीक्वेंटली आप उसको कंज्यूम कर रहे हो वो सारा गट हेल्थ पे अफेक्ट करेगी। राइट। एंड सर ये स्ट्रेस का क्या इफ़ेक्ट होता है हमारी गट हेल्थ पे? मेजर इम्पैक्ट ऑन द गट हेल्थ एंड गट मोटिलिटी यू कैन से। मतलब हेल्थ एंड मोटिलिटी मतलब गट की बेसिकली अगर स्ट्रेस ज़्यादा होता है तो आईबीएस या फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर जिसे हम कहते हैं। अब आईबीएस टर्मिनोलॉजी की जगह फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर ज़्यादा यूज़ करा जाता है कि जहाँ पे आंतों में कोई बीमारी नहीं है पर उनका चाल में बदलाव हो गया है या उनका बिहेवियर ऑल्टर हो गया है, तो ये फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर्स में आते हैं। तो एक गट ब्रेन एक्सेस होती है कि जैसे ब्रेन अगर स्ट्रेस्ड आउट होता है तो गट की मोटिलिटी या उसके फंक्शनिंग चेंज कर देता है। किसी में कॉन्स्टिपेशन होता है, किसी में डायरिया होता है, किसी में क्रैम्पी एब्डोमिनल पेन होता है, किसी में ब्लोटिंग वाली ये सारी चीज़ें लगती हैं। जैसे पोस्ट प्रैंडियल डिस्ट्रेस सिंड्रोम एक पीपीडीएस करके हम लोगों को उसमें टर्मिनोलॉजी है कि खाना खाने के बाद पेट में एकदम से भारीपन लगने लगता है, पेट में दर्द महसूस होने लगता है। तो मेजॉरिटी लोग जो ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं उनमें आईबीएस या फंक्शनल जीआई डिसऑर्डर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जनरली आपके प्रोबायोटिक्स जो जनरली हम रेगुलर बेसिस पे यूज़ कर रहे हैं बाहर के, एंड उससे बेटर है कि हम डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि क्या हमारा प्रोबायोटिक ज़्यादा बेटर है। हाँ, किसको ज़रूरत है प्रोबायोटिक की मतलब मतलब किसी को अगर दिक्कत हो रही है उन पेशेंट्स में प्रोबायोटिक का अगर इंडिकेशन है तो उन्हें प्रोबायोटिक डॉक्टर के कंसल्ट के साथ दे कैन कंटिन्यू एंड दे कैन आस्क हिम कि मतलब कितने समय तक हमें लेने की ज़रूरत है। एंड जैसे आपने भी बात की सर दही और छाछ की भी, एंड हाउ इट इज़ रियली हेल्पफुल फॉर योर गट हेल्थ?
लैक्टोबैसिलस बेसिकली ये नेचुरल प्रोबायोटिक है, दे आर गुड, कॉमनली अपने घर पे ले सकते हैं, तो गट हेल्थ को अच्छा रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प हेल्प करती करती है। है चीज़ें। ओके। एंड जनरली मैंने सुना था सर दही बहुत गर्म होती है। नहीं, दही कहाँ, दही गर्म नहीं होता। कई लोगों को ये ज़रूर रहता है कि दही खा के बार बार सर्दी हो जाती है, गला ख़राब हो जाता है। तो देयर आर पीपल हु आर मतलब पर्टिकुलरली एलर्जिक और इनटॉलरेंट टू मतलब पर्टिकुलर फूड और दीज थिंग्स। कुछ लोगों को दही टॉलरेट नहीं होता है या उससे एलर्जी होती है कई सबसेट्स ऑफ पेशेंट में, पर मेजॉरिटी दे कैन टेक कर्ड और बटर मिल्क, मतलब दे शुड इंक्लूड इट रेगुलरली। अगर किसी को गट रिलेटेड इश्यूज हैं और नहीं भी हैं तो इससे कोई नुकसान नहीं है, दे शुड टेक इट। ओके, वेरी गुड। एंड सर हर किसी को कितने टाइम फ्रेम में अपनी गट हेल्थ और लिवर टेस्ट को कराना चाहिए? सबको एज सच गट हेल्थ और लीवर टेस्ट की ज़रूरत नहीं होती। इसमें अपने को ये देखना चाहिए कि मतलब एक बेसिकली एक एज जो है कि मतलब आफ्टर 40s और 50s, मतलब एक जनरल चेकअप, रूटीन चेकअप सबका ही होना चाहिए एजिंग के साथ, कि अगर कोई दिक्कत आ रही है तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। अगर किसी की हाई रिस्क ग्रुप जो होते हैं वो आइडेंटिफाई करने चाहिए, और पेशेंट्स को भी पता होना चाहिए कि वी आर इन मतलब रिस्क ग्रुप, सो वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर और गेट आवर सेल्फ टेस्टेड। तो जैसे अगर किसी की डायबिटीज़ की जैसे बात करें, डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में फैटी लीवर बहुत कॉमन है और गट रिलेटेड इश्यूज भी बहुत कॉमन होते हैं। उसके अलावा अगर किसी को ओबेसिटी है तो ओबेसिटी के साथ भी फैटी लीवर और बाकी चीज़ें दिक्कत वाली हो सकती है। किसी को कोलेस्ट्रॉल या डिस्लिपिडीमिया, हाई कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है या फिर फैमिली में हिस्ट्री रही है तो उनको भी कंसल्ट करना चाहिए। उसके अलावा अगर पहले बार बार जॉइंटिस की हिस्ट्री रह चुकी है तो उनको भी रेगुलर एक बार गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट या हेपेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके एक बार वर्कअप ज़रूर कराना चाहिए। उसके अलावा हेपेटाइटिस बी सी कोई पहले से अगर अपन को बीमारी पता है जिनका रेगुलर चेकअप या स्क्रीनिंग होनी चाहिए उनको करवाना चाहिए। तो अगर कोई पहले से किसी को पता है कि अगर उनको लीवर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, अगर नॉर्मल चल रहे हैं तो ईयरली फॉलोअप में रहना चाहिए, और अगर जिसको जैसे अगर गड़बड़ चल रहा है तो उनको उनके गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हेपेटोलॉजिस्ट मतलब एडवाइस करते हैं कि नॉर्मली 3 मंथ्स में या जिस हिसाब से उनकी बीमारी है उस हिसाब से उनका रेगुलर इंटरवल पे टेस्ट चेकअप होना होना चाहिए। चाहिए। दैट्स गुड। क्योंकि सर ये जब चीज़ें कब सीवियर बन जाती हैं हमें इम्पैक्ट पता भी नहीं पड़ता है। हाँ, जैसे अब फैटी लीवर क्यों आज की डेट में इतना ज़्यादा मतलब उभर के आ रहा है। पहले अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ वाज वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर लीवर सिरोसिस या एंड स्टेज लीवर डिसीज़ का। अब अकेला अल्कोहलिक लीवर डिसीज़ नहीं, अब फैटी लीवर या फिर अब उसका नाम मेटाबॉलिक एसोसिएटेड फैटी लीवर डिसीज़ मैफेल्ड कर दिया गया है, नेफेल्ड जो पहले बोला जाता था। तो क्या अब ये इसके साथ अल्कोहल भी ऐड ऑन हो सकता है, या फिर अब बॉडी का बेसिकली अगर आपका बीएमआर अच्छा नहीं है, बेसल मेटाबॉलिक रेट अच्छा नहीं है, डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है, सीडेंट्री लाइफ स्टाइल है, टूरिंग की हिस्ट्री बहुत ज़्यादा है, तो इन सब लोगों में फैटी लीवर बहुत कॉमनली देखने को मिलता है। अब सिर्फ फैटी लीवर दिक्कत वाला है नहीं है, ये अलग चीज़ हो जाती है, क्योंकि फैटी लीवर अगर आपकी बॉडी में फैट है तो डेफिनेटली लीवर में फैट थोड़ा बहुत देखने को मिलेगा। अगर 100 लोगों की आप सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखोगे 70 से 80% में ग्रेड 1 ग्रेड 2 फैटी लीवर मिलता है। पर सिर्फ फैटी लीवर से ये नहीं होता है कि लीवर में डैमेज हुआ है। अगर उनके साथ में एलएफटी में एंजाइम्स जैसे एसजीओटी, एसजीपीटी है, एएसटी, एलटी अगर वो भी साथ में बढ़ रहे हैं तो लीवर में डैमेज चल रहा है। जब ये कई सालों तक थोड़ा 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 डैमेज चलता रहता है तो लीवर में फाइब्रोसिस पहले स्टार्ट होती है। फिर फाइब्रोसिस में बेसिकली स्टेजेस होती हैं F1, F2, F3, F4, तो मतलब ये स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। F4 फाइब्रोसिस इज़ बेसिकली एंड स्टेज लीवर डिसीज़ या सिरोसिस। तो इसको अगर अपन अर्ली पिकअप कर लें, जैसे हाई रिस्क टूरिंग की ज़्यादा हिस्ट्री है, बाहर की फूड हैबिट्स ख़राब हैं, लाइफ स्टाइल ख़राब है, ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, तो इन लोगों को डेफिनेटली अपना एक बार एलएफटी और यूएसजी करवा के एक बार डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है तो। इसमें आजकल फाइब्रोस्कैन्स आ गए हैं, बहुत अच्छी मेडिसिन्स आ गई हैं विच कैन प्रिवेंट और क्योर और रिवर्स द डैमेज ऑल्सो। दैट्स रियली ग्रेट। वेरी गुड। और सर ये जनरली हमारी ऑडियंस के लिए थोड़ा सा एक क्वेश्चन है कि ये फैटी लिवर एग्जैक्टली होता क्या है? फैटी लीवर बेसिकली लीवर पे जब फैट जम जाता है उसे फैटी लीवर कहा जाता है। तो फैटी लीवर इज़ बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पिकअप होता है सोनोग्राफी पे, लोग जाते हैं सोनोग्राफी किसी तकलीफ से, वहाँ पे फैटी लीवर आ जाता है।
फैटी लीवर बेसिकली सोनोग्राफी में जब देखा जाता है तो लीवर के इकोटेक्सचर या उसको देखने के ऊपर मापा जाता है। जैसे ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 4 कितना लीवर चमक रहा है, ब्राइटनेस स्प्लीन के कंपैरिजन में उसके अकॉर्डिंगली उसकी ग्रेडिंग होती है और उसके स्ट्रक्चर्स कैसे दिख रहे हैं उस हिसाब से। तो इसमें एक आइडिया लग जाता है कि इसके लीवर पे फैट जमा है। अब वो डैमेज कर रहा है कि नहीं वो आपको एलएफटी से पता लग जाता है। अगर उसमें कोई हिस्ट्री है फैमिली की या फिर डायबिटीज़ या हाई रिस्क ग्रुप में है तो इनको एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके फाइब्रो स्कैन करा के या फिर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है कि नहीं वो कराना चाहिए। क्योंकि बहुत बार ये होता है जैसे कई पेशेंट्स ऐसे हैं अभी 30-40 की एज पे दे आर डायग्नोज टू हैव सिरोसिस ऑफ लीवर। कई पेशेंट्स मतलब इन्हें एट एज ऑफ 40 मिडिल एज यंग पेशेंट, तो इन लोग 40 साल पे जब एकदम से लीवर ख़राब होता है तो पेशेंट्स बोलते हैं कि सर हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं। मैं तो एक पेशेंट तो मतलब इन्हें ही वॉज अ गुड बिल्ट मैन, हाँ फिजिकली फिट पर्सन, रेगुलर जिम जाता था, यूज टू टेक अल्कोहल ओकेजनली, फैमिली हिस्ट्री डिस्लिप मतलब कोलेस्ट्रॉल और इन सब चीज़ों की थी। पर वन फाइन डे मतलब उनको जस्ट वीकनेस के लिए टेस्ट कराया, थोड़े एलएफटी गड़बड़ाए, सोनोग्राफी कराई, थोड़ा लीवर में दिक्कत दिखी, फाइब्रो स्कैन कराया तो ही फाउंड टू बी हैव सिरोसिस। उस लेवल तक डैमेज होने के बाद देन ट्राइंग टू रिवर्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम अगर एंड स्टेज लीवर डिसीज सिरोसिस हो जाता है तो कई बार आगे जाके फ्यूचर में लीवर ट्रांसप्लांट तक की ज़रूरत पड़ती है। तो उस स्टेज तक कोई भी नहीं जाना चाहता। राइट। सो ये जो है उसके लिए प्रिवेंशंस पहले से ही कर लिए जाए। प्रिवेंशंस, हाँ प्रिवेंशंस डेफिनेटली, जैसे मैं बता रहा हूँ कि लाइफ स्टाइल पर ध्यान देना, ये सारी चीज़ें करना। और अगर अपन बेसिकली लोगों का डर होता है कि डॉक्टर के पास जाएंगे, चार जांच कराएगा और कुछ बीमारी बता देगा, या फिर जैसे मेजॉरिटी हमने अल्कोहलिक पेशेंट्स को देखा है, दे रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग टू डॉक्टर्स कि मैं जाऊंगा और मेरे कुछ तकलीफ़ आ जाएगी और मेरी शराब बंद हो जाएगी। या फिर जो फूडीज़ रहते हैं उनको लगता है कि कुछ कराऊंगा कुछ बीमारी निकल आएगी तो मेरा बाहर का खाना बंद हो जाएगा। तो कोई भी किसी का खाना या उनके मतलब आदतें बदलना नहीं चाहता। डॉक्टर आपके मतलब वेल विशर्स के रूप में बैठा हुआ है, अगर वो कोई सलाह दे रहा है दैट इज़ गुड फॉर योर हेल्थ। उस लेवल तक जाके भी छोड़ना पड़ता है। उस लेवल के बाद भी अपने को सारी चीज़ें ये जो आज कर सकते हैं वो बाद में करनी पड़ सकती है। तो बेसिकली डर 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 के मतलब अपना इलाज डिले कराना या बिल्ली की तरह आँख बंद कर लेना कि कोई देख नहीं रहा, एग्जैक्टली। वो गलत हो जाता है। राइट। सो वो बात हो जाती है ना सर, आपकी हेल्थ आप ही को देखनी है। हाँ डेफिनेटली, मतलब आपकी तकलीफ़ आप बता सकते हो, आपकी लाइफ स्टाइल आप जानते हो। द एंड एवरी मोस्ट ऑफ अस नोज़ कि मतलब क्या सही है क्या गलत है। राइट। राइट। सर एक मेरा क्वेश्चन था, अल्कोहल की बात हो रही है। सो अल्कोहल का कंजम्पशन कितना बेनिफिशियल है आपकी बॉडी के लिए? बेनिफिशियल अल्कोहल कंजम्पशन तो नहीं है, बट कुछ बुक्स में ये सारी चीज़ें हैं कि मॉडरेट कंजम्पशन इज़ गुड फॉर कार्डियक हेल्थ। तो मतलब वो क्वांटिटी इतनी कम है कि दैट इज़ अ मेडिसिनल डोज। बट अल्कोहल व्हेन इट कॉजेज हार्म, जो जैसे एक्सेसिव डेली ड्रिंकिंग अगर कोई कर रहा है तो फिर डेफिनेटली इन लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू बैड दिस। ओके। सो ये जो लिमिटेड कंजम्पशन है ये सर कितने टाइम फ्रेम में आपकी बॉडी को हार्म नहीं पहुंचाता है? नहीं, लिमिटेड जो है, लिमिटेड विल नेवर कॉज डैमेज अनटिल अनलेस यू हैव प्री एग्जिस्टिंग सम इलनेस। अगर आपके लीवर में पहले से कोई तकलीफ चल रही है तो हो सकता है आपके लिए जैसे 20 ग्राम 30 ग्राम्स पर वीक का जो डोज है वो भी माइट बी बैड फॉर यू। तो अगर आपका लीवर हेल्दी है तो जो लिमिट्स हैं दे आर गुड। पर उसके साथ जैसे मैं बता रहा हूँ, अगर किसी को फैटी लीवर पहले से है, उसके ऊपर से अल्कोहल अगर वो ले रहा है, लाइफ स्टाइल ख़राब है, या फिर हेपेटाइटिस बी या सी का पेशेंट है जिनके लीवर में एक ऑलरेडी इंजरी चल रही है एंड यू आर एडिंग ऑन समथिंग टू इट, तो वो और जल्दी डैमेज कर सकता है। राइट। और सर ये इसके सिम्टम्स हमें कैसे पता पड़ेंगे कि हमारे फैटी लीवर बॉडी में है? अनटिल अनलेस फॉर एग्जांपल आई एम नॉट गोइंग फॉर अ टेस्ट, मैंने कभी डॉक्टर को दिखाया नहीं, और आई कंज्यूम अल्कोहल फॉर एग्जांपल, एंड मेरे को फैटी लीवर पहले से था या मेरे लिवर में कोई ना कोई डिसीज़ चल रही थी, बट आई नेवर कंसल्टेड अ डॉक्टर। फैटी लीवर के कोई सिम्टम्स नहीं है। बेसिकली एक जो है कि फैटी लीवर के साथ कई लोगों की हेपेटोमेगाली होती है, सो दे हैव समटाइम्स राइट साइड पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट ऊपर की तरफ, जो अपना बोलते हैं जहाँ लीवर होता है वहाँ पे हल्का सा डिस्कम्फर्ट दे कैन फील।
अदरवाइज़ इसका कोई पेन नहीं होता, ऐसे बहुत सीवियर पेन नहीं होता इसके, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत लेट, जैसे मैं बता रहा हूँ, लेट पार्ट ऑफ द डिसीज़ जब सिरोसिस हो जाती है, तब सबसे अर्ली साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि फटीग, थकान, जल्दी थकान होना, अर्ली टायर्डनेस जो जिसे कहा जाता है। फिर लेट साइंस में जॉइंडिस आ जाता है, पेट में पानी भरना, एनकेफेलोपैथी, वो सब सिरोसिस के बहुत लेट फीचर्स हैं। जब वो हो गया तो ऑलरेडी योर लीवर इज़ डैमेज टू एडवांस स्टेज, तो उसके बाद फिर उसको रिवर्स कर पाना भी मुश्किल होता है, और मैनेज करना मेडिसिन के साथ ही ऑप्शंस बचते हैं। ओके। एंड सर, जैसे बेसिकली हमारी गट हेल्थ ख़राब हो जाती है, हम मेडिसिन बहुत फ्रीक्वेंटली लेने लग गए हैं आजकल। फॉर एग्जांपल पेट दर्द हो गया है तो मैंने दवाई ले ली, एंड कुछ भी मुझे बेसिकली गैस्ट्रिक इशू हुआ, मैंने एसिडिटी की गोली ले ली। सो हाउ इट इज़ इम्पैक्टिंग आवर हेल्थ? नहीं, एक्चुअली अगर किसी का बार बार पेट खराब हो रहा है और ये सारी चीज़ें हो रही हैं, जनरली ये होता नहीं है, होना नहीं चाहिए अदरवाइज़, पर अगर किसी का बार बार तकलीफ़ हो रही है तो दे शुड डेफिनेटली कंसल्ट इंस्पाइट, मतलब इंस्टीड ऑफ टेकिंग सेल्फ मेडिकेशन। सेल्फ मेडिकेशन आर हार्मफुल मोस्ट ऑफ द टाइम। कई बार जैसे पेशेंट, जैसे सिंपल एसिडिटी की बात करें तो कई पेशेंट्स ऐसे हैं कि मेरे पास आए कि हम घूमने गए थे, एसिडिटी हो गई, 10 दिन तक चलता रहा, तो एसिडिटी की दवाई मैंने भी लिख के देखी, बट दे वर ट्राइंग टू अवॉइड एंडोस्कोपी, कि मैं बता दूंगा मेरे को 2 महीने से तकलीफ़ हो रही थी तो मेरी शायद एंडोस्कोपी हो जाए, तो छुपा के उनने, मतलब हमने भी 10 दिन का बोला तो 10 दिन में यू डेफिनेटली गो फॉर मेडिसिन इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर मेजर इन्वेस्टिगेशन। पर जैसे अगर 2 महीने की हिस्ट्री है या फिर बार बार अगर तकलीफ़ें हो रही हैं, तो वो पेशेंट को अल्टीमेटली ही केम टू मी आफ्टर 2 वीक्स, और जब एंडोस्कोपी करी तो दैट पेशेंट फाउंड आउट टू हैव अ कैंसर, एंड दैट वाज आल्सो इन एडवांस्ड स्टेज, इनऑपरेबल। तो मतलब इन्हें लोग डर डर के अपने सिम्टम्स छुपाते हैं। दैट पेशेंट लेटर ऑन हिस्ट्री फाउंड टू हैव सिम्टम्स फ्रॉम लॉन्ग टाइम, 3 महीने से बढ़ गए थे, पर घूमने जा रहे थे तो किसी को बताया नहीं। फिर जब बहुत ज़्यादा हो गया, दैट टाइम ही केम टू मी, दैट वाज नॉट वेरी यंग पेशेंट, एजेड पेशेंट ऑल्सो। तो मतलब चीज़ें कैन गो रॉन्ग टू वेरी बैड एक्सटेंट, एग्जैक्टली। सो शुड नॉट हाइड इट। राइट। जो भी है वो हमारे डॉक्टर को क्लियर ट्रांसपेरेंट बताएं। डेफिनेटली, मतलब यू शुड, इफ़ यू आर गोइंग टू डॉक्टर यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर, एग्जैक्टली। है ना। एग्जैक्टली। सर, एक बेसिक सी हिस्ट्री है मेरे फ्रेंड की। ही इज़ वेरी सीनियर टू मी, बट जनरली बाहर का हम वो फास्ट फूड भी खा रहे थे, घर का भी फास्ट फूड खाते थे या नॉर्मल खाना भी खाते थे। एक दिन वो सडनली बाहर गए, फैमिली के साथ खाना वाना खाया, एंड खाना खाने के बाद उनको जनरली खट्टी सी डकार या जनरली हमें जलन सी होती है ना, तो वैसा कुछ हुआ उनको। तो उन्हें लगा कि ठीक है मुझे जनरल एसिडिटी है, बट सडनली उनके एकदम से हार्ट में पेन लगा, एंड ही फील दैट ओके, ये इट्स समथिंग इज एल्स। वो किस्मत थी उनकी कि आसपास के लोगों ने सडनली उनको ऑटो में बिठाया एंड हॉस्पिटल लेके गए, एंड दे फाउंड कि उनको प्रॉब्लम बेसिकली हार्ट अटैक की है या हार्ट अटैक आया था। बट जनरली उनको गैस्ट्रिक इश्यूज रहते थे और वो इग्नोर करते थे बताना लोगों को। नॉर्मली बेसिकली क्या है कि कार्डियक जो हार्ट है और फुट पाइप जो है, इनकी नर्व सप्लाई कुछ कॉमन सी है, तो कई बार कार्डियक पेन भी जो होता है दैट कैन फील लाइक सिंपल एसिडिटी। जैसे अभी आप बता रहे हो, व्हेन आई वाज डूइंग माय ग्रेजुएशन, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिसिन, तो एक डेंटिस्ट के फादर थे, ही हैड सम चेस्ट डिस्कम्फर्ट, तो उनको लगा एसिडिटी हो रही है। मतलब बीइंग अ मेडिकल, इन अ मेडिकल फील्ड, वो मतलब हिज फादर टुक अ एसिडिटी पीपीआई, मतलब दवा ली एसिडिटी की, एंड ही स्लेप्ट ऑफ। अल्टीमेटली ही हैड अ कार्डियक, मतलब कार्डियक इवेंट, मतलब एम अटैक, हार्ट का इवेंट हुआ था, और ही हैड अ कार्डियक अरेस्ट। तो मतलब जब वो मेडिकल फील्ड में होके, क्योंकि नो वन थिंक्स अबाउट दैट, कि अगर आपको हल्का सा छाती में हो रहा है तो एवरीवन विल थिंक यार कुछ खा लिया होगा इसलिए एसिडिटी हो रही है। और इन पोस्ट कोविड आरा देयर आर लॉट ऑफ कार्डियक केसेस वी आर सीइंग नाउ। तो फर्स्ट थिंग, इफ़ एनीवन इज़ हैविंग मतलब फ्रीक्वेंट कार्डियक ये चेस्ट डिस्कम्फर्ट, चाहे वो एसिडिटी रिलेटेड हो, ये ना वो, दे शुड गेट अ कार्डियक एवेल्यूशन ऑल्सो, कि एक बार हार्ट कार्डियक रिलेटेड इश्यूज इतने ज़्यादा कॉमन हो गए यंग एज में, एम आई राइट।
बहुत बहुत फ्रीक्वेंटली बहुत देखने को मिल फ्रीक्वेंटली रहा है। देखने को मिल रहा है सर। हाँ, पोस्ट कोविड व्हाट हैज़ चेंज नो वन नोस, पर ये काफ़ी कॉमन चीज़ें देखने को मिल रही हैं। और उसके बाद अगर कार्डियक एवैल्यूएशन हो गया, कार्डियक एवैल्यूएशन इज़ क्लियर, देन दे शुड गो टू गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट ऑल्सो एंड क्लियर आउट द मिथ बिहाइंड दिस कि है क्या, अंदर हो क्यों रहा है, बार बार जलन हो क्यों रही है। जैसे पीपीआई का आप बता रहे थे कि एसिडिटी हुई और ये पेंटोसिड डीएसआर या इस टाइप की कोई दवाइयाँ खा ली, बहुत कॉमनली है, मतलब सबको पता है पेंटॉप डी, रेजो डी, मतलब ये इतने दवाइयों के नाम है। अभी कल भी एक पेशेंट आया था, बोला सर मैं तो 8 साल से वो दवाई एसिडिटी की नहीं खाता हूँ तो मेरा काम ही नहीं चलता। तो इवन इनफैक्ट कल का नहीं है, वो आज सुबह का ही पेशेंट है। अभी जस्ट पॉडकास्ट के पहले आई गॉट अ कॉल कि मतलब ही रिसेंटली केम बैक फ्रॉम सम अदर स्टेट, हैड सम पार्टी। तो पार्टी में बाहर का खाना भी हुआ, अल्कोहल भी हुआ, एंड ही वाज टेलिंग कि मेरे को थोड़ा गैस्ट्राइटिस हो रहा है, कल मैंने फिर वो भी खा लिया था, फिर केएफसी से कुछ मंगा लिया था। तो ही वाज ट्राइंग कि बस कुछ सीरियस मेरे को है नहीं, बस मेरे को एसिडिटी हो गई है। मैंने क्रीमाफेन भी उनको दवाई पता था कि बोले सर आपने 2 साल पहले देखा था तब वो दवा लिखी थी, वो भी मैंने पी ली है। तो मैंने बोला एक बार टेस्ट करा के देख लेते हैं। अल्टीमेटली ही फाउंड टू हैव पैनक्रेटाइटिस। तो मतलब क्या होता है कि लोग, हाँ, सेल्फ एवेल्यूएशन करके लोग अपने आप को पहले सेफ़र साइड ले जाते हैं कि हमें कोई मेजर बीमारी नहीं है। तो ये सेल्फ एवेल्यूएशन नहीं करना चाहिए। अगर दिक्कत हो रही है, कंसल्ट योर डॉक्टर एंड ट्रस्ट हिम एंड गेट वेरी गुड ट्रीटेड। सर, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज। और लाइफ आजकल सर बहुत ज़्यादा वैसी हो गई है कि अनसर्टन है। व्हेन यू हैव फाउंड समथिंग एल्स इन योर बॉडी एंड सडनली कुछ और उसका रिएक्शन आ जाता है। अनसर्टेनिटी तो लाइफ के साथ है ही, पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो आप प्रिवेंट कर सकते हो, जब वो भी प्रिवेंट नहीं करो तब दिक्कतें ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती है प्री प्लान नहीं है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं सकते, पर जो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो, लाइफ स्टाइल जो सुधार सकते हो, या दिक्कत हो रही है तो उसका ट्रीटमेंट टाइमली ले सकते हो। उसको भी जनरली लोग डिले करते हैं, उसके बाद जब चीज़ें बिगड़ती हैं उसके बाद ट्रीटमेंट लेते हैं, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। करेक्ट। सो सर, आपके कोई प्रैक्टिस हिस्ट्री में ऐसा कोई पेशेंट था जो जनरली बहुत बेसिक बीमारी को अवॉइड कर रहा था एंड आगे जाके बहुत सीवियर बन गई, ऐसी कोई हिस्ट्री? अराउंड 40-45 ईयर मेल था, मतलब बिकॉज क्या होता है, यंग पेशेंट्स भूले नहीं जाते। सिमिलर सम सेल्स जॉब में था, टूरिंग फ्रीक्वेंटली रहती थी, बाहर का खाना फ्रीक्वेंटली होता था, तो उनको लगता था बाहर का खाना खाते हैं, होटलिंग होती है, इसलिए एसिडिटी होती रहती है। तो एक बार किसी को दिखाया होगा, 2 बार दिखाया, सामने वही दवाई लिखते रहे, तो उसने बोला अब डॉक्टर को दिखाना क्यों है, खाते रहो। तो फिर 8-10 साल उसने वही दवाई एसिडिटी की जैसे ली, जब हुई खाई, ली जब हुई खाई। जब उसको बहुत दिक्कत हुई तब वो फाइनली ही कंसल्टेड, देन दैट टाइम ही फाउंड टू हैव जीआई, मतलब कैंसर। बेसिकली जो जीआरडी और जो रिफ्लक्स है, तो लोगों को लगता है सिर्फ एसिडिटी की दिक्कत है, एसिडिटी नहीं होता। बेसिकली क्या होता है, जब रिफ्लक्स लॉन्ग टाइम तक होता है तो दैट में लीड टू डिस्प्लेजिया, मतलब वहाँ पे बैरेट्स ईसोफेगस होता है, फिर फ्यूचर में उसमें डिस्प्लेजिया होता है, या अर्ली कैंसर के पहले का प्री कैंसरस लीजन चालू होता है, फिर उसको और टाइम अवॉइड किया जाए, उसके बाद वहाँ पे कैंसर स्टार्ट होता है, फिर और टाइम वेट करा जाए तो फिर इनऑपरेबल स्टेज पे आ जाते हैं। तो बेसिकली क्या है कि कॉमन सिम्टम है, जलन हो रहा है पेट में, एसिडिटी हो रही है। तो अगर किसी को ये 6 महीने साल भर से ज़्यादा चल रहा है तो दे शुड कंसल्ट, और ये नॉर्मल नहीं है। रिफ्लक्स अगर किसी को परसिस्टेंटली हो रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि मेरे को तो 6 साल से हो रहे हैं तो होते रहने चाहिए, या मैं दवाई खा के ठीक हो जाऊंगा। तो देयर आर थेरेपेटिक ऑप्शंस फॉर दैट। रिफ्लक्स फॉर लॉन्ग टाइम इज़ नेवर गुड, मतलब ये जो रिफ्लक्स कॉमनली देखने को मिलता है कि एसिडिटी एसिडिटी, ये लंबे समय में कभी अच्छा नहीं करती, कभी ना कभी ये डैमेज करेगी। और दे आर सो एग्रेसिव मेलिग्नेंसीज व्हेन दे मैनिफेस्ट, जब उस स्टेज पे पहुंच गया तो अपने पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस ख़त्म हो जाते हैं। और अदरवाइज़ अब तो बहुत मतलब सर्जिकली फंडोप्लेकेशन जो हाइटस हर्निया इनके लिए है, एंडोस्कोपिकली भी बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, गर्डक्स आ गया है, आर्मा आ गया है, मतलब एंडोस्कोपिकली विदाउट ऑपरेशन ऑल्सो वी कैन ट्रीट देम। एंड नॉट एवरी पेशेंट नीड्स अ सर्जरी और दीज काइंड ऑफ थिंग्स, पर यह है कि जिनको ये हो रहा है, अगर 10 में से एक को भी ये बीमारी हो रही, तो जो एक इससे सफ़र करता है
तो उसके लिए मतलब पूरा 100% प्रॉब्लम हो ओके, जाती है। राइट। एंड सर आजकल जो एंडोस्कोपी बेसिकली हो गई है पुराने मेथड से जैसे होती थी, और अब क्या डिफरेंस आया सर? बहुत डिफरेंस आ गया अभी बेसिकली इन 80s, लेट 80s, मतलब जो पहले एंडोस्कोपीज होती थी इनिशियली देवर विथ फाइबर ऑप्टिक स्कोप्स की एक आंख से देख रहे हैं, मतलब उसमें पकड़ के देखते थे, आपको दिखता था, और क्लैरिटी भी बहुत अच्छी नहीं होती थी उसमें, आप सिर्फ छाले, अल्सर्स या ग्रोथ या बड़ी मेजर चीज़ें देख सकते थे। विद टाइम द एंडोस्कोप्स एंड द प्रोसेसर्स, वीडियो प्रोसेसर्स जिस पे अपन उसके थ्रू देखी जाती है, इमेज प्रोसेसिंग होती है, दैट हैज़ चेंज लॉट। अब 4K इमेजिंग आ गई है, जैसे अपन टीवी 4K इमेजिंग देखते हैं वैसे ही एंडोस्कोप्स में, तो क्लैरिटी हैज़ गॉन वे अप। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी साथ में आ गया है, तो जो कई बार अपन लीजन मिस कर सकते हैं, दे आर ऑल्सो गेटिंग पिक्ड अप नाउ। उसके अलावा इमेजिंग में ये आई स्कैन वगैरह, ये सारी चीज, बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई हैं कि मतलब अर्ली पिकअप भी करा जा सकता है। वी कैन हैव अ मोर क्लैरिटी, द स्कोप क्वालिटी इज़ गुड, द प्रोसीजर हैज़ इवॉल्व ओवर ईयर्स टू अ स्मूथर वे, कि जैसे आज की डेट में पेन वगैरह, पेनलेस एंडोस्कोपीज, कोलोनोस्कोपीज होती हैं, सीडेशन में होती हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, पेशेंट को पता भी नहीं लगता, जांचें हो जाती हैं और एवेल्यूशन भी पूरा हो जाता है उनका। सर ये पेनलेस एंडोस्कोपी कैसी होती है? लाइक देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंडोस्कोपी एंड पेनलेस एंडोस्कोपी? नहीं, द वे ऑफ डूइंग इट बेसिकली हैज़ चेंज अ लॉट नाउ। जैसे एंडोस्कोपी दो तरीके से होती है, एक लोकल एनेस्थीसिया से होती है, जैसे एंडोस्को अगर किसी हाई रिस्क पेशेंट है या एनेस्थीसिया नहीं लेना चाहता, तो या फिर फाइनेंशियली कंस्ट्रेंड है, तो वी कैन डू इन लोकल एनेस्थीसिया। तो उसमें भी अगर प्रॉपर, अगर लोकली एनेस्थेटाइज कर दें और पेशेंट अगर बहुत ज़्यादा अप्रीहेंसिव नहीं है, या कि मतलब बहुत डरा हुआ नहीं है, रेस्टलेस नहीं है, तो दे डोंट फील अ पेन एट ऑल। नॉर्मली इन माई प्रैक्टिस आई डू विथ लोकल एनेस्थीसिया। सम पेशेंट डिमांड्स तो उनके लिए हम सीडेशन में भी करते हैं, पर मोस्टली पेशेंट्स को जब हम लोग एंडोस्कोपीज करते हैं प्रॉपरली लोकल एनेस्थीसिया देके, तो दे डोंट फील अ पेन एट ऑल। तो एंड कोलोनोस्कोपी ऑल्सो विथ टाइम एंड विथ मतलब एक्सपीरियंस, दे आर मोस्टली पेनलेस। सो जनरली कितने टाइम फ्रेम में हो जाती है सर? एंडोस्कोपी इज हार्डली 5 minutes. ओके, With sedation, it may go to 15 to 20 minutes. ओके। And colonoscopy is the same, goes 15 to 20 minutes, and with sedation 30 to 40 minutes. एंड जनरली सर ये एंडोस्कोपी और कोलोनोस्कोपी का क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट आता है? Depending on the cities, मतलब अलग अलग सिटीज़ पे अलग अलग है। जैसे एंडोस्कोपीज नॉर्मली यहाँ पे 3000 to 5000 के बीच में रहता है, वेदर दे आर गेटिंग इट डन ऑन लोकल एनेस्थीसिया और विद सीडेशन। ऐसे ही कोलोनोस्कोपी का 5000 to 7000 8000 तक रहता है इसका एक्सपेंस। दैट्स ग्रेट। सो जनरली 6 मंथ्स में या ईयरली बेसिस पे हम करा लें तो दैट वुड बी बेटर। जैसे मैं बता रहा था अभी, एक पेशेंट था मेरा 34 years मेल, ही फाउंड टू हैव सम प्रॉब्लम कि मतलब मोशन में ब्लड आ रहा था या ये सब चीज़ हो रही थी। ही कंसल्टेड समवन एंड विद सेल्फ डायग्नोसिस की गया, सर मेरे को पाइल्स या बवासीर की दिक्कत हो रही है, एंड नॉट टू अ प्रॉपर सेटअप यू शुड से, कि मतलब जहाँ पे दिखाना चाहिए, जहाँ सारी फैसिलिटीज़ हो, वहाँ ना जाके मतलब लोकल में कहीं पे दिखाया, एंड गॉट ऑपरेटेड फॉर द सेम, उसी मतलब बवासीर और उसके लिए फिशुला के लिए सम ही अंडरवेंट सम सर्जरी 3 months बैक, 3 महीने पहले उसकी सर्जरी हुई। उसके बाद उसको दिक्कतें होती रही, फिर वही डॉक्टर्स से कंसल्ट करता रहा, फिर वो उसका चलता रहा। लेटर ऑन फाउंड टू हैव कि मतलब जब आराम नहीं मिला तो समवन सजेस्टेड कि या कोई नोन था जिसने मेरा सजेशन दिया, देन ही केम टू मी, तब उसका एंडोस्कोपी करा तो ही वॉज फाउंड टू हैव कैंसर। तो एट एज ऑफ 34 कोई सोचता नहीं है कैंसर के बारे में कि 34 की एज पे मतलब कोलोन कैंसर होगा, एंड दैट इज़ ऑल्सो, हाँ, लाइफ में कैंसर होना इज अ बिग। बिग थिंग। बट बिकॉज ऑफ मैनी मतलब यानी चेंज इन पर्टिकुलरली जेनेटिक्स एंड ऑल दोज थिंग्स, मतलब आजकल या तो पहले भी रहता होगा पर पहले डायग्नोसिस नहीं हो पाती होगी, पर आज की डेट में क्योंकि अपने पास फैसिलिटीज़ हैं, स्कोप्स, इक्विपमेंट्स हैं और जांचें हो जाती हैं, तो इसलिए शायद पता भी जल्दी लग जाता है। तो जनरली वही होता है कि मतलब ऐसा ये मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये सारी चीज़ें भी नहीं है, बट
यू शुड नेवर मतलब कि डिले योर दीज थिंग्स, कि मतलब कि हाँ ठीक है ये तो होता ही है, ये हो जाएगा, और बहुत कॉमन सी बीमारी है। तो जैसे ये छोटी छोटी चीज़ें रहती है, मोशन में ब्लड आना, मोस्टली इट इज़ समटाइम्स फिशर और हेमोरॉइड्स मोस्टली, बट परसिस्टेंट अगर ब्लीडिंग किसी को हो रही है, परसिस्टेंटली अगर उनको वहाँ पे एनल रीजन में डिस्कम्फर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ हो रही है, देन ऑल्सो ही शुड गेट इवेल्युएटेड। रेड फ्लैग साइंस है, वेट लॉस हो रहा है, भूख कम हो रही है, तो भी मतलब ये सारे चीज़ें होती हैं जो इंडिकेटर्स होते हैं कि यू इट इज़ नॉट सिंपल लाइक कि ठीक हो जाएगा। एग्जैक्टली। सो सर जैसे अभी ब्लड आता है वहाँ से, सो इफ़ ये कंटिन्यूशन में आ रहा है, सो दैट्स अ बिग साइन दैट वी शुड गो एंड कंसल्ट। नहीं, डेफिनेटली अगर ब्लीडिंग परसिस्टेंट रह रही है, वंस इन अ वाइल अगर मोशन में ब्लड आया है, एक ही बार आया है, कभी ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी बार नहीं देखने को मिला है, कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो दैट माइट बी सम हेमोरॉइडल ब्लीड की, हेमोरॉइड एक आध ब्लीड मारा होगा या फिशर हुई होगी, ठीक हो गई होगी। पर परसिस्टेंटली कि अभी आया था, 2 हफ्ते पहले भी आया था, फिर से आया था, 1 महीने पहले भी आया था, 3 महीने पहले भी आया था, या साल में 3 4 5 बार आ गया है, तो देन दे शुड गेट एवेल्युएटेड, है ना, ये टालने वाली चीज़ें नहीं होती। एंड सर ये पेट दर्द कितने टाइप का होता है? हर एक पेट दर्द सेम होता है? पेट दर्द एक सिम्टम है। बेसिकली पेट दर्द बहुत अलग अलग तरीके से लोग बताते हैं, कि जैसे एपिगेस्ट्रिक पेन, जो वो नाभि के ऊपर का पेन रहता है, जनरली एसिडिटी वाला होता है, पर वहीं पे बगल में लीवर होता है। अगर लीवर पे कई बार कई पेशेंट्स में लीवर एब्सेस होती है, जो कि कॉमनली मिस्ड हो जाती है, वो भी इसलिए कि पेट दर्द है। अभी जैसे कुछ दिन पहले एक पेशेंट रीवा से मेरे पास आए थे, पेट दर्द और बुखार के लिए ट्रीटमेंट ले रहे थे। उनको लगा बुखार हमें हो रहा है, साथ में एसिडिटी हो रही, तो पेट दर्द हो रहा है। वहाँ पे 5 7 दिन तक, 8 दिन तक ट्रीटमेंट, उनने पहले लोकल फिजिशियन को दिखाया, दवाई ले ली, फिर कहीं दिखाया, दवाई ले ली, फिर जब ओपीडी में आया तो हम लोगों ने सोनोग्राफी करके देखी, ही वाज फाउंड टू हैव लीवर एब्सेस। तो एक लीवर में एब्सेस बन गया था, पस फॉर्मेशन हो गया था, जिसके कारण फीवर, ये सारी चीज़। तो इट कैन बी अ वेग सिम्टम, पेन एब्डोमन बहुत वेग हो सकता है, पैनक्रेटाइटिस में हो सकता है, गॉल ब्लैडर स्टोन में हो सकता है, सिंपल गैस्ट्राइटिस में हो सकता है ना, और बहुत सारी, क्योंकि पेट में जो भी चीज़ें हैं, आपका इंटेस्टाइन वहाँ पे, आपका स्टमक वहाँ पे, आपका लीवर वहाँ पे, आपका गॉल ब्लैडर वहाँ पे, आपकी पैनक्रियाज वहाँ पे, तो इट कैन बी एनीथिंग। पर ये अपने आप में समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल है कि ये दर्द है कौन सा। सो हर पेन को इग्नोर करना, इट्स स्टुपिडिटी आई बिलीव। एक आध बार कभी पेट में दर्द हुआ, दैट इज़ फाइन, पर अगर मतलब हुआ, ठीक हो गया, आपने लोकल मेडिसिन ले ली, जो भी है, पेन अगर सीवियर है, पेन अगर परसिस्टेंट है, पेन अगर ठीक नहीं हो रहा है, तो कंसल्ट अ स्पेशलिस्ट इन दैट, इन स्पाइट ऑफ, मतलब अब लोगों का क्या होता है कि टाइम के इश्यूज होते हैं, बहुत सारी अलग अलग फैक्टर्स होते हैं, कि कोई अपना ख़राब ट्रीटमेंट नहीं चाहता। अगर मैं पेशेंट हूँ तो मैं भी अपना अच्छे से अच्छा इलाज चाहूँगा, एट रीज़नेबल कॉस्ट, एज माई एट माई ईज़। पर दिक्कत कहाँ आती है, या तो आसपास कोई अच्छे डॉक्टर्स नहीं है, अच्छा हॉस्पिटल सेटअप नहीं है, या फिर फाइनेंशियल अफोर्डेबिलिटी की इशू है, या फिर मेरे पास टाइम कम है, जो मैं तो आसपास जो भी डॉक्टर मिल गया वहीं पे दिखा के सोचूंगा, या फिर मेडिकल शॉप पे भी लोग जनरली इसलिए जाते हैं क्योंकि टाइम बचता है, सीधा मेडिकल वाले को बोला पेट में दर्द हो रहा है, एक दवाई दो, खाई, ठीक हो गया। तो एवरी वन वॉन्ट्स इज ईज़, पर ये ईज़ कितना फ़ायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, ये सारी चीज़ें भी होनी चाहिए। जैसे यूएस में काफ़ी, मतलब यूएस और अदर कंट्रीज़ में बहुत स्ट्रिक्ट लॉज हैं। इवन आई हैव बीन टू दुबई, तो वहाँ पे ये है कि मतलब ओवर द काउंटर्स मेडिसिन की लिस्ट बहुत छोटी है। फार्मासिस्ट कोई दवाई नहीं, बहुत गिनती की दवाइयाँ हैं, वही आपको मिलेगी। उसके अलावा आपको कोई दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं मिलेगी। अपने यहाँ सारी दवाई विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मिल सकती है, सिवाय 2 3 4 दवाई, जितनी वहाँ पे ओवर द काउंटर मेडिसिन हैं, उतनी अपने यहाँ विदाउट प्रिस्क्रिप्शन वाली, की सेडेटिव्स हो गए, नार्कोटिक्स हो गए, इनके लिए आपको प्रिस्क्रिप्शन ज़रूरी है। बाकी जो दवाई चाहो आप मेडिकल शॉप पे जाके ले सकते हो। एंड दैट समहाउ इम्पैक्टिंग देयर हेल्थ, और वो एक बड़ा रूप ले लेती है जिससे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं फिर। अब पर लोगों में अवेयरनेस बहुत ज़्यादा आ रही है, जैसे अब मतलब पहले मतलब हमारे जैसे सीनियर हैं डॉक्टर चौबल सर, मतलब ही इज़ मतलब वन ऑफ द फर्स्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट इन मध्य प्रदेश, एंड वेरी क्लोज टू मी, वेरी रिस्पेक्टेड सीनियर। तो मतलब उनके साथ काफ़ी बार डिस्कशन हुआ, तो व्हेन ही केम टू भोपाल, तो उस समय ये था, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट नाम किसी को नहीं पता था कि ये करते क्या है डॉक्टर, इन 85 और 85 आई गेस, हाँ, बिकॉज समथिंग आई यूज टू से हिम कि मतलब द
मतलब ईयर आई वाज बोर्न तो जितनी मेरी एज है उतना उनका एक्सपीरियंस है। तो वो मतलब बताते थे कि दैट टाइम जैसे हेपेटाइटिस बी के कॉमनली टेस्ट अब बहुत रूटीनली होने लगे हैं, दैट टाइम दैट इवन अ सिंपल टेस्ट वाज नॉट देयर इन भोपाल। एलएफटी उनको बताना पड़ता था, माइलेज लाइविस का कंसेप्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे टेस्ट थे, उनने ब्रांच को ग्रूम करा था। तो ओवर द टाइम विथ एफर्ट्स ऑफ आवर सीनियर्स एंड मतलब जब मतलब ये ब्रांच एस्टेब्लिश हुई तो गैस्ट्रेंटोलॉजी धीरे धीरे लोगों को पता लगा। आज का सिनारियो थोड़ा अलग हो चुका है, अब लोगों को पता है कि अगर पेट की दिक्कत हो रही है तो जो एजुकेटेड और ये लोग हैं तो दे नो कि हाँ इस दिक्कत के लिए हमें इसके पास जाना है, डायबिटीज़ के लिए पास एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के पास जाना है, ये दिक्कत हो रही है तो हमें जनरल फिजिशियन को दिखानी। तो अब अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, तो डायग्नोसिस बेटर हो रही है, ट्रीटमेंट बेटर हो रहा है, बट स्टिल इन इंडिया वी आर लैकिंग स्टिल फार बिहाइंड। Still, right, right. And I believe थोड़ी सी अवेयरनेस और जैसे थ्रू पॉडकास्ट आती जाएगी, पीपल गेट मोर अवेयरनेस एंड दे विल हैव मोर क्लैरिटी. हाँ, सोशल मीडिया, पॉडकास्ट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ एजुकेशन, पहले किसी को पता ही नहीं होता था। जैसे हो सकता है अब ये पॉडकास्ट सुनने के बाद काफ़ी लोगों के मिसकंसेप्शंस दूर हों, लोगों को पता लगे कि मतलब हाँ कि अवॉइड करना या डिले करना भी कई बार हानिकारक हो सकता है, एंड गेटिंग अ सिंपल कंसल्टेशन अगर कुछ नहीं है तो रिलीविंग फैक्टर भी हो सकता है ना, क्योंकि ये जो मैं बातें कर रहा हूँ ये 100 में से एक को होता है कि 100 पेशेंटों को हमने देखा या 100 में से हज़ार में 10 पेशेंट को देखा, तो इनमें ये कभी कभार ख़राब बीमारियां निकलती है, पर वो जिसको निकलती है वो उस फैमिली के लिए पूरा है ना, मतलब उस फैमिली का मे बी ही माइट बी द ओनली अर्निंग मेंबर। तो जैसे मतलब अपन बात कर रहे थे, कई कोई भी पेशेंट है, जैसे ये यंग पेशेंट है, मतलब एट हिज एज, मतलब ही इज़ यंगर देन मी, अगर देखा जाए तो 34 ईयर्स की अब जब बात कर रहा हूँ तो ही इज़ यंगर देन मी। हाँ तो पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं मतलब इन सब चीज़ों में कि अल्टीमेटली नॉलेज हैज़ टू बी स्प्रेड, awareness has to be created, and this podcast might do it to a better extent. Right. No, sir, it will help to all the audience and they'll get more information through that. बट सर मुझे एक्चुअली ये जानना था कि जो हमारे पेट में कैंसर्स होते हैं, जीआई कैंसर्स, वो कितने टाइप्स के होते हैं? GI cancers की अगर बात करें तो GI में बेसिकली व्हाट कम्स इन GI, दैट इज़ अनदर थिंग आई वुड लाइक टू टेल कि मतलब GI बेसिकली ईसोफेगस, इट स्टार्ट्स फ्रॉम योर माउथ, व्हाट यू टेक, फिर ईसोफेगस होता है, देन स्टमक होता है, देन स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, फिर लीवर होता है, गॉल ब्लैडर होता है, पेनक्रियास होती है। तो कैंसर कैन बी एनीवेयर फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम योर ओरल कैविटी टू योर लार्ज बाउल। तो जैसे कोलोन कैंसर्स हो गए, एनोरेक्टल कैंसर्स हो गए, आपका लीवर कैंसर्स हो गए, गॉल ब्लैडर का कैंसर इवन, हाँ जो गॉल ब्लैडर का ज़रूर मैं बात करना चाहूँगा। गॉल स्टोन इज़ वेरी कॉमन डिसीज़, पित्त की थैली में पथरी होना बहुत कॉमन चीज़ है। अब लोगों में एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है कि डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो ऑपरेट कर देंगे, तो वो मिसकंसेप्शन नहीं है, वो बेसिकली अगर गॉल ब्लैडर में स्टोन है इट हैज़ टू बी ऑपरेटेड। तो क्योंकि क्या होता है कि जैसे बड़ी पथरी है, 1 सेंटीमीटर से बड़ी पथरी है, जैसे फीमेल जेंडर में गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत कॉमन है। अब लोगों को लगता है वो दिक्कत तो दे नहीं रही तो उसको ऑपरेट क्यों करवाना, और गॉल ब्लैडर निकलने के बाद लोगों को ये लगता है कि उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ख़राब हो जाएगा, उनको एसिडिटी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं उनको ये रहता है कि हमारा गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई उसके बाद से हमें एसिडिटी होनी चालू हो गई, पर जिनके गॉल ब्लैडर की सर्जरी नहीं हो पाती स्टोन वालों की, कभी उस साइड के पेशेंट्स से अगर मिलेंगे जिनको कई बार 40-45 के एज के आसपास कई बार कैंसर एकदम से डिटेक्ट होता है, गॉल ब्लैडर कैंसर मतलब सबसे मेन कॉज उसका गॉल स्टोन है। जब लंबे समय 10-15-20 साल वो रहता है, कई बार 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 वहाँ पे इन्फेक्शन कोलेसिस्टाइटिस करने के बाद वहाँ पे कैंसर में डेवलप होता है। तो ये सारी चीज़ें, और जिनमें गॉल स्टोन्स छोटे होते हैं उनमें कई बार पैनक्रेटाइटिस हो जाता है। तो गॉल स्टोन्स और मतलब अगर है तो इमरजेंसी सर्जरी या इलेक्टिव सर्जरी, डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ डिसीज़ कि क्या उसको भी तकलीफ़ हो रही है उस समय। पर लोगों में ये मिसकंसेप्शन रहता है कि उसको निकालने के बाद तो हमारी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, हमारा खाना ही नहीं पचेगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बनती है तो इट मीन्स योर गॉल ब्लैडर इज़ नॉट फंक्शनिंग वेल, तो इट इज़ ऑलरेडी डिसीज्ड गॉल ब्लैडर, तो वो पहले ही ख़राब हो चुका है, जो अपना काम नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसमें पथरी बनी है, तो इसलिए उसकी सर्जरी करी जाती है। और उसके बाद भी नॉर्मल लाइफ लोग जीते हैं, एसिडिटी वगैरह किसी किसी को पहले से होती है
वो गॉल ब्लैडर को ब्लेम करते हैं, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग। ओके। सो ये जो गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाते हैं, ये स्टोन बेसिकली सर्जरी के थ्रू ही निकलते हैं या एंडोस्कोपी के थ्रू भी निकाला जा सकते हैं? नहीं, नहीं, नहीं। अगर गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोन है तो दैट इज़ थ्रू सर्जरी। नाउअडेज़ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज़ हो रही हैं। पेशेंट की सर्जरी होती है 2 दिन में मतलब सेकंड डे या थर्ड डे डिस्चार्ज हो जाता है। अगर ये कॉम्प्लिकेट हो जाती हैं, जैसे बाइल डक्ट में आ गई, सरक के पित्त की नली में आ गई, तो फिर एंडोस्कोपिकली ईआरसीपी द्वारा उसको निकाला जाता है। एंड सर ये बेसिकली पथरी बनती कैसे? पथरी बेसिकली ये गॉल ब्लैडर स्टोन्स जो होता है इसका अलग पूरा वो रहता है। जैसे फीमेल जेंडर हो गया, प्रेगनेंसी के टाइम हार्मोनल चेंजेस होते हैं उसके कारण बनती है। हाई फैट मील हो गया, तो ये सारे कारण होते हैं। ओबेसिटी हो गया, एक्सेसिव फास्टिंग के कारण गॉल स्टोन्स बन सकते हैं। तो ये बेसिकली कुछ रीजंस होते हैं जिसमें स्टोन लिथोजेनिक बाइल एक होता है, किसी की पित्त के में टेंडेंसी होती है स्टोन फॉर्मेशन की। फिर कई बार कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, हीमोलाइटिक डिसऑर्डर्स जिनमें ब्लड टूटता है तो पिगमेंटेड स्टोन्स बनने के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें होते हैं अलग अलग, जिसमें गॉल ब्लैडर के स्टोन बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सर गट डिसीजेज में अल्कोहल और स्मोकिंग कितना अफेक्ट करते हैं? गट डिसीज़ में अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल बेसिकली अल्कोहल के कारण एक तो सिंपल गैस्ट्राइटिस हो सकता है, एसिडिटी की दिक्कत हो सकती है अगर ज़्यादा क्वांटिटी में अल्कोहल कंज्यूम करते हैं तो। उसके अलावा अगर लीवर की बात करें तो लीवर डिसीज इज़ अल्कोहलिक लीवर डिसीज़। एक्सेसिव ड्रिंकिंग में लीड टू सिरोसिस ऑल्सो, है ना। उसके अलावा पैनक्रियास में अल्कोहल कैन लीड टू पैनक्रेटाइटिस, जो पैनक्रियास की सूजन होती है। और पैनक्रेटाइटिस एज सच मतलब कितना सीवियर है उसके हिसाब से, मतलब इवन अगर सीवियर पैनक्रेटाइटिस की बात करें तो उसमें 10 to 30% मॉर्टेलिटी भी होती है। 30% लोग सीवियर पैनक्रेटाइटिस में बच नहीं पाते हैं। तो इट कैन लीड टू दैट एक्सटेंट इफ़ नॉट मतलब प्रॉपरली ना वो जस्टिफाइड उसमें नहीं लिया जाता। स्मोकिंग, हाँ, एंड स्मोकिंग का बेसिकली गट से ज़्यादा मतलब कोरोनरी मतलब हार्ट लंग्स इन सब पे तो है और ये सारी चीज़ों पे है, पर स्मोकिंग का एसोसिएशन पैनक्रेटिक कैंसर्स के साथ बहुत कॉमनली किया जाता है। तो पैनक्रेटिक कैंसर स्मोकिंग के कारण देखने को मिलता है। ऑल राइट। एंड सर ये जो जंक फूड खाना हमारी हेल्थ के लिए कितना इम्पैक्टफुल है? जंक फूड खाना डिपेंडिंग ऑन द फ्रीक्वेंसी कितना खा रहे हो। जैसे वंस इन अ वाइल अगर कोई भी चीज़ कंज्यूम कर रहे हो, जैसे मैं बता रहा हूँ कि इट इज़ सेफ़, कि कभी मोमोज़ खा लिए वंस इन अ वाइल या कभी बर्गर खा लिया वंस इन अ वाइल फॉर चेंज ऑफ टेस्ट और उन सब चीज़ों के लिए ठीक है। बट अगर फास्ट फूड अगर डेली उसमें आ रहा है या फ्रीक्वेंट उसमें आ रहा है कि वीक में अगर 3 से 4 बार फास्ट फूड हो रहे हैं तो इट माइट बी हार्मफुल फॉर हेल्थ। ओके। सर ऐसे 5 खाने के नाम बताइए जो बेसिकली हमारी गट हेल्थ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं। सिर्फ 5 ऐसे 500 भी हो सकते हैं, है ना। बट पर जैसे लेट्स गो फॉर अ 5। जो कॉमन स्ट्रीट फूड्स जिनकी भी बात करेंगे, जैसे आजकल कॉमनली मोमोज़ लोग देखते हैं, फ्राइड मोमोज़ खा रहे हैं। मोमोज़ में इतनी वैरायटी ऑफ मोमोज़ हैं। फिर पिज़्ज़ा हो गया, पास्ता हो गया, तो मतलब दीज ऑल प्रोसेस्ड फूड, ब्रेड फूड्स, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। वी कैन मतलब नेवर एंडिंग लिस्ट है। इन स्पाइट ऑफ दैट हेल्दी फूड सबको पता होता है क्या है। फास्ट फूड इज़ ऑलवेज बैड फॉर हेल्थ इफ़ टेकन इन फ्रीक्वेंटली। ओके, दैट्स गुड सर। एंड सर ये दही खाना रात को कितना नुकसानदायक है हमारी हेल्थ के लिए? दही खाना बिल्कुल भी नुकसानदायक नहीं है रात को खाने में, है ना। दही बेसिकली कर्ड इज़ अ प्रोबायोटिक, है ना। अब कई लोगों को अगर गला ख़राब होता है फ्रिज से एकदम से निकाल के, कई लोगों का थोड़ा सेंसिटिव होते हैं, एलर्जिक होते हैं, तो उन लोग अगर फ्रिज से सीधा निकाल के खा लेते हैं तो कई बार गला पकड़ लेता है। तो उन लोग वो ठंडे दही की जगह दही को ब्लेम कर देते हैं। तो दही खाना इज़ नॉट एट ऑल हार्मफुल। अगर जैसे मैंने पहले भी बात करी थी कि कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इंटॉलरेंट होते हैं पर्टिकुलर फूड को, अगर कोई कर्ड से इंटॉलरेंट है तो उसके लिए हानिकारक हो सकता है, अदरवाइज इट इज़ सेफ। दैट्स ग्रेट सर। एंड सर अपनी जो नॉर्मल गट हेल्थ है, उस गट हेल्थ में हम कौन सी मेडिसिन जनरली ले सकते हैं जब हमें बेसिक हम बोलें पेट का दर्द हो रहा हो? नहीं, ऐसी ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। हाँ, मतलब ऐसे अगर मेडिसिन मैं अभी सजेस्ट कर दूंगा, पता लगा किसी के पेट में दर्द हो रहा है, वो दवाई खा के बाद में मेरे को ब्लेम करेगा पैनक्रेटाइटिस का पेट था और दैट्स एसिडिटी व्हाट की आई दवाई। वांटेड टू लिसन फ्रॉम यू, हाँ, बिकॉज ऑब्वियसली लोग यही हरकत करते हैं कि आज मैंने किसी डॉक्टर से बात की, सर मुझे वो पेट दर्द का प्रॉब्लम होता है, कौन सी दवाई खा लूँ?
वही बता रहा हूँ कि पेट दर्द बहुत तरीके से हो सकता है, कारण बहुत सारे अलग अलग हो सकते हैं। ऐसी कोई दवाई नहीं बनी कि जो सारे पेट दर्द में काम आए। तो पेट दर्द किस लिए हो रहा है उसके हिसाब से दवाइयाँ होती हैं, है ना। देयर इज़ नो सिंगल मेडिसिन फॉर ऑल पेन इन एब्डोमेन। Right. That's great, sir. And I am really grateful that you have come to the podcast and we have talked too much about it. हमने बहुत सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपसे ली है एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू यू बिकॉज आज हमने बात की है पेट दर्द से लेके लिवर से लेके कब टेस्ट होना चाहिए, इंडोस्कोपी कोलोनोस्कोपी में क्या डिफरेंस है. वी हैव टॉक अबाउट द मेनी थिंग्स इन दिस पॉडकास्ट एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू सर बिकॉज ऑडियंस को आज हमारे इतना अच्छा कंटेंट मिलने वाला है एंड देल बी मोर फॉलोइंग इन टू इट कि आगे जाके क्या क्या चीज़ें मिलेंगी. इवन वी हैव टॉक्ड अबाउट इट कि 34 ईयर्स के जो पेशेंट्स को कैंसर हुआ था जस्ट दे हैव अवॉइडेड बेसिक एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ कि कहाँ पे हमें कौन से सिम्टम्स हैं उसे अवॉइड नहीं करना चाहिए. सो पीपल हैव सो मच टू लिसन टू इट एंड फॉलो इन देयर लाइफ स्टाइल. सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर यू सर. Thank you so much for coming to the podcast. Thank you sir.